टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं पूरा स्क्रैच से एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है? और उसमें हम यूज़ करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। पहले के पार्ट में हम एचटीएमएल, सीएसएस और उसका जो भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसे कवर करेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम जितना भी अपना जावास्क्रिप्ट उसमें होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो ये पार्ट 1 है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले ऑफिशियल ब्लिंकिट की वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखिए अगर मैं ओपन करता हूँ blinkit.com तो ये देखिए ये ब्लिंकिट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे डेटा पहले से ओके मैं इसे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सब समझ में आए। तो देखिए ये ब्लिंकिट की वेबसाइट है हमारे पास blinkit.com और ओपन करते ही ये हमसे हमारा जो डिलीवरी का लोकेशन है वो मांगता है। तो फिलहाल मैं इसे कोई भी गलत लोकेशन दे देता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो ब्लिंकिट का वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी को हम क्लोन करने वाले हैं और इसी में हम जावास्क्रिप्ट और जो भी है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उन सबको ऐड करने वाले हैं। ये देखिए ये वेबसाइट है, ठीक है? ये इसका फुटर है, ये इसका प्रोडक्ट्स है, ये इसका बैनर है, ये इसका नैप बार है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये लोगो है हमारे पास, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पे सर्च बार, लॉगिन, माई कार्ड और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आइटम्स ऐड हो गए और अगर मैं उसे ऐड करता हूँ तो रियल टाइम में यहाँ पे क्या होगा ये देखिए ऐड होते जा रहा है, आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है? और इफ अगर मैं इसे मोबाइल में देखूँ यानी कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस अगर हमें चेक करना है तो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस आप किसी भी वेबसाइट की कैसे चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट में आइए यहाँ पे खाली स्पेस में और राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए तो उससे क्या होगा आपका एक इंस्पेक्ट विंडो ओपन होगा, ठीक है? तो अब देखिए और यहाँ पे जो डायमेंशन है आपका ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है? और ये जो परसेंटेज है ये 100% होना चाहिए, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो देखिए अगर मैं इसे ऐसे छोटा करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगी ये वेबसाइट। अब देखिए रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब सिंपल यही होता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो हर डिवाइसेज़ में अच्छी दिखे, यानी कि वो 4K डिवाइसेज़ में भी अच्छी दिखे, बड़ी स्क्रीन में, वो टैबलेट्स में भी अच्छी दिखे, वो मोबाइल में भी अच्छी दिखे और वो लैपटॉप में भी अच्छी दिखे। तो जो कोई भी डेवलपर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे या तो 4K डिवाइस में बनाएगा या तो अपने लैपटॉप में बनाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट्स होती हैं हमें उन्हें मोबाइल और टैबलेट रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, ठीक है? और आज के टाइम में 99% जो वेबसाइट है वो लोग फ़ोन में देखना प्रेफ़र करते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए आज के टाइम में वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? बिकॉज़ उसी से आपकी जो वेबसाइट की है इंप्रेशन है वो सामने वाले पे पड़ेगी। तो देखिए, अब अगर मैं इसे 4K में देखना चाहूँ अपनी वेबसाइट को, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक ब्लू लाइन के ऊपर आपको दिख रहा होगा एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 1440 पिक्सल ये लैपटॉप का साइज़ है, ठीक है? देखिए, तो हमारी जो वेबसाइट है वो लैपटॉप में कुछ इस टाइप की दिखेगी। और अगर मैं 4K डिवाइस में देखूँ, तो 4K पे क्लिक कीजिए, तो देखिए 4K में ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैडिंग है और आई डोंट थिंक कि इस डेवलपर ने बहुत अच्छी डिज़ाइन की है 4K में। ओके और अच्छा 4K में ये 40% में था, तो अगर हम उसे 100% पे करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है ना? देखिए, काफ़ी सब ये चिपक-चिपक के यहाँ पे जो नैप बार में आइटम्स है वो आ रहे हैं। कोई नहीं अब इसे लैपटॉप में देखते हैं, तो ये स्मॉल लैपटॉप में कुछ इस टाइप की दिखेगी वेबसाइट, ठीक है? इसमें भी आई थिंक नैप बार इन्होंने अच्छा नहीं बनाया है और यहाँ पे पैडिंग भी साइड से बहुत कम दी है इन्होंने। और अगर मैं इसे टैबलेट में देखूँ, तो टैबलेट में देखिए पूरा नैप बार ही चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे नैप बार का जो लोगो था वो चला गया है हमारे ब्लिंकिट का और जो ऐड टू कार्ट बटन था वो नीचे आ गया है और उसकी विड्थ बढ़ गई है, देखिए। बाकी सब बहुत सही डिज़ाइन है और इसका फुटर इस पे क्लिक करेंगे तो ये रहा इसका फुटर और अगर इसी वेबसाइट को मैं मोबाइल में देखूँगा, तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है? और अगर स्मॉल मोबाइल में देखूँगा तो कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो हमें सबके लिए अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, जो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? इस प्रोजेक्ट में हम करने वाले हैं। अगर आप किसी जैसे कि इस पे आप क्लिक कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे, आप जिसमें चाहे उसमें चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास है मैं यूज़ करता हूँ रियलमी नार्ज़ो 30 है, तो अगर मैं उस पे देखूँ, तो जो ये हमारी वेबसाइट है, वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है? अगर आप आईफ़ोन में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स पे क्लिक कीजिए, तो उसमें ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, वो आपको पता चल जाएगा, देखिए, ठीक है? उसमें हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को क्लोन करना, ठीक है? तो इसे कट कर देता हूँ और ये रहा, ठीक है? अब देखिए, अब कोई भी वेबसाइट को क्लोन करने से पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इमेजेस को रखेंगे, कैसे आप सेक्शंस में डिवाइड करेंगे उसे, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो है, जो हमारा ये वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बनाएँगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये नैव बार, जिसे हम हेडर भी कहते हैं। तो हम इस नैव बार को पहले बनाएँगे। उसके बाद आपको ये पान कॉर्नर ये दिख रहा होगा, ये बैनर इमेजेस है, ठीक है? तो सेकंड में, दूसरे पार्ट में हम इस बैनर इमेज को बनाएँगे। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज़, इसे बनाएँगे। और फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम प्रोडक्ट आइटम्स, ये जो है डेयरी, ब्रेड एंड एग्स, ये बना लेंगे। अगर हमने ये बना लिया तो इसके नीचे सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हमें क्या करना है सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करते जाना है और लास्ट में हमारे पास आएगा ये फुटर। तो फुटर के लिए हम एक अलग सेक्शन बनाएंगे और वहाँ पे हम अपने फुटर को बना देंगे, ठीक है? तो वेट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू, थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा डिज़ाइन करके। देखिए तो ओके, हाँ देखिए पहले पार्ट में क्या करेंगे आप, सेकेंड अच्छा देखिए पहले पार्ट में क्या करेंगे हम अपने हेडर को बनाएंगे, ठीक है? ये हमारा हेडर रहेगा, ओके, ये हमारा हेडर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये लोगो है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार आएगा, फिर यहाँ पे लॉगिन का बटन और यहाँ पे ऐड टू कार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे एक दूसरा सेक्शन बनाएंगे, बैनर सेक्शन, और उसमें ये जो हमारे पास बैनर है यहाँ पे ऐसे बैनर रखेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 इमेजेस है। तो फिर हम क्या करेंगे 1, 2 और 3 इमेजेस रखेंगे और साइड में यहाँ पे हमारे पास थोड़ी गैपिंग है। तो पहले पार्ट में पहले सेक्शन में हम सिर्फ ये जो नैव बार है हेडर उसे बनाना है। सेकंड सेक्शन में
देखिए पहले में इसे बनाना है, सेकंड सेक्शन में ये बैनर बनाना है और उसके बाद हमें करना है कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है उन्हें बनाना है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक आई थिंक एक रो में उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो 3 4 5 6 ऐसे हमें 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो इतना हमारा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद क्या है हमारे वेबसाइट में, ये जो प्रोडक्ट का आइटम है, प्रोडक्ट का लिस्ट है वो है। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट 6 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर ऐड किया है। तो स्लाइडर अभी हम ऐड नहीं करने वाले, वो जावास्क्रिप्ट में ऐड करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे 6 आइटम्स रखूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लूंगा और उसके अंदर अपने कार्ड्स को रख दूंगा, ठीक है। 3 और 3 यहाँ पे 6 बना लूंगा। और ऐसे ही करके लास्ट में हम क्या करेंगे, फुटर बना लेंगे। फुटर में यहाँ पे लिंक्स है कुछ और यहाँ पे कुछ लिंक्स है और नीचे हमारे पास आइकन्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कितने मैटर करते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट सेम ब्लिंकिट का क्लोन किया है, बट उसे मैंने सिर्फ लैपटॉप के लिए बनाया है, ठीक है। मैंने उसमें जो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है उसे ऐड नहीं किया है। तो देखिए वो कैसा दिखेगा, देखिए ये है। और अगर मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ गो लाइव पे क्लिक करके, तो देखिए ये जो है, ये वेबसाइट, ये जो मैंने लोकली बनाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये वो है, देखिए। और एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। देखिए आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है ओरिजिनल और ये जो मैंने बनाया उसमें? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। देखिए ये हमारी जो मैंने बनाया खुद से, और ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये वो वेबसाइट है। बट इसमें क्या है, इसमें कैच है, इसमें मैंने रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड नहीं किया है। तो अगर मैं इसका इंस्पेक्ट विंडो ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कितना गंदा दिखने वाला है ये वेबसाइट हमारा। देखिए यहाँ रिस्पॉन्सिवनेस में जाता है, इसकी विड्थ अभी मैं फुल कर लेता हूँ। अच्छा विड्थ 50% है तो 100% कर लेते हैं। और ओके ये देखिए, तो ये कितना कितना बेकार दिख रहा है ना। ये जो हमारा नैप आ रहा है ये ओवरलैप हो कर रहा है ना, और ये हमारे आइटम्स है। और देखिए ये कितने सब चिपक चिपक के आ रहे हैं। और अगर मैं इसका विड्थ और कम करता हूँ, देखिए तो ये कैसे कैसा सब कोलैप्स हो रहा है, सारे आइटम्स मार्जिन पैडिंग कितने बेकार आ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिव करना बहुत ज़रूरी होता है अपने वेबसाइट को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इसका सेटअप है, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। कौन से टूल्स आपको यूज़ करना है, कौन से एक्सटेंशंस यूज़ करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। और ये तो मेरा पहले का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ई कॉमर्स ब्लिंकिट, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करने वाले हैं इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के लिए दो फोल्डर बना लेंगे हम। तो एक फोल्डर बना लेते हैं सीएसएस के लिए, और दूसरा एक फोल्डर बना लेते हैं हम जेएस के लिए, ठीक है, जेएस के लिए। तो जेएस में तो इस वीडियो में हम कुछ उसे टच भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस से हमारा मतलब रहेगा इसमें। तो एक एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं, तो उसके लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ये हमारी फाइल है। और जो सीएसएस है इसके अंदर भी हमें दो फोल्डर्स बनाने हैं। पहला है स्टाइल डॉट सीएसएस, उसमें जो हमारा मेन सीएसएस है उसे लिखेंगे। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें एक अलग से सीएसएस फाइल बना के उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसका मैं नाम रखूंगा मीडिया डॉट सीएसएस, ठीक है, मीडिया डॉट सीएसएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिख रहा होगा कि इन्होंने ये जो ऐड किया, जैसे पान कॉर्नर है, तो ये आप कैसे बनाएंगे सोचिए आप। ये आप बना नहीं सकते, बिकॉज ये एक इमेज है, ठीक है। ये वेबसाइट में वो उन्होंने एक इमेज डाली है। तो आपको किसी भी वेबसाइट की इमेज कैसे गेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे ये मेरे पास है फार्मेसी एट योर डोर स्टेप, तो राइट क्लिक करूंगा मैं और सेव इमेज एज करके जो भी मेरा फोल्डर है जहाँ भी मैं सेव करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ब्लिंकिट ई कॉमर्स किया था, तो यहाँ पे मैं एक बना लूंगा फोल्डर IMG नाम का। और उसके अंदर मैं उसे ये देखिए सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए इमेज फ़ोल्डर आ गया, और यहाँ पे जो मैंने अभी डाउनलोड किया था वो इमेज मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो इसी तरीके से आपको इस इमेज को, इस इमेज को, इस इमेज को, इन सारी इमेजेस को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। तो आपका काम आसान करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारी इमेजेस को डाउनलोड करके रख दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको वो सारी इमेजेस को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, सो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर में, फाइल फ़ोल्डर में। और यहाँ पे यूट्यूब, और ये देखिए ब्लिंकिट क्लोन इमेज। तो देखिए यहाँ पे सारी इमेजेस है, ठीक है। ये जो ब्लिंकिट का फैब आइकन है वो है, ईच एंड एवरीथिंग का इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और जो हमारा ई कॉमर्स ब्लिंकिट है यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास सारे इमेजेस जो है वो आ जाएंगे। देखिए इमेज फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे इमेजेस आ गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारा इंडेक्स डॉट एच है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। एमिट के थ्रू मैं बॉलर प्लेट कोड जनरेट करूंगा। और यहाँ पे मैं टाइटल लिखता हूँ ब्लिंकिट, मैं सिंपल ब्लिंकिट लिख देता हूँ। देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में उन लोगों ने क्या लिखा है। तो ऑफिशियल में उन लोगों ने लिखा है एवरीथिंग डिलीवर्ड इन मिनट्स। तो आई डोंट लाइक दिस, तो मैं ब्लिंकिट ही लिखूंगा सिंपल सा। और देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गो लाइव करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ब्लिंकिट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको साइड में यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा ब्लिंकिट का, तो उसे हम फैब आइकन बोलते हैं। तो उसे कैसे ऐड करते हैं चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए, और टाइटल के जस्ट नीचे आप लिखिए लिंक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा फैब आइकन का। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो आपका फैब आइकन है, जो भी आपको ऐड करना है उसे आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा इमेज फोल्डर के अंदर सब कुछ है, तो मैं इमेज क्लिक करूंगा और उसके अंदर फैब आइकन ब्लिंकिट फैब आइकन डॉट png। और इफ मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए हमारे पास फैब आइकन आ गया यहाँ पे। ओके वेरी गुड।
अब मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस बताता हूँ जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं इस वेबसाइट को क्लोन करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं अपने नोटपैड में, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप 2 एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है। पहला है कलर पिकर या फिर कलरज़िला और दूसरा है वॉट फ़ॉन्ट, ठीक है? तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। पहला हमें डाउनलोड करना है कलर पिकर, जो कि बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन है, कलर पिकर एक्सटेंशन, ओके। तो आई थिंक हाँ, ये रहा कलर पिकर नो, इसे हम नहीं लेंगे, कलरज़िला को ले लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है? तो इसे ऐड मैं अभी ब्रेव ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप क्रोम पे हैं तो आप वहाँ पे ऐड टू क्रोम कीजिए, नो इश्यूज़, और यहाँ पे आप उसे ऐड कर लीजिए, फिर वो थोड़ा-सा डाउनलोड होने में टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एंड आई थिंक वो डाउनलोड हो चुका है, ओके। तो इसे पिन कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपको पिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा एक्सटेंशन जो हमारा है वो है दूसरा एक्सटेंशन था हमारा वॉट फॉन्ट, ठीक है? वॉट फॉन्ट से क्या होगा, हम जो भी हमारी वेबसाइट में फॉन्ट का यूज़ करेंगे, जितना भी साइज़ है, फॉन्ट साइज़, वो सब हमें इस फॉन्ट के थ्रू मिल जाएगा। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा इसे, तो आप इसे भी ऐड कर लीजिए, ऐड टू क्रोम, एंड यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आई थिंक ऐड हो चुका है, तो यहाँ अच्छा इसे भी पिन कर लेते हैं व्हाट फॉन्ट, चलिए ओके। अब देखिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा तो चला जा पे, चलो देखो, ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए, अब यहाँ पे कई टाइप्स की वैसे तो इस वेबसाइट में ज़्यादा इमेजेस कलर्स का यूज़ नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल सिंपल वेबसाइट है, ठीक है? बट फिर भी इन एक्सटेंशंस का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो ब्लिंकिट लिखा है, यहाँ पे ये जो ब्लिंक है, ये प्रॉपर येलो कलर में नहीं है, उन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज किया है। तो अगर मुझे इस यहाँ पे कौन-सा कलर उन्होंने यूज़ किया है वो चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर पिकर पे जाऊँगा, कलरज़िला, उस पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे पेज पेज कलर पिकर एक्टिव, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कलर पिकर है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आप उसको जहाँ भी होवर करेंगे तो वो उस कलर को वो कॉपी कर लेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्लिंकिट पे गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये तो यहाँ पे उन्होंने, एक सेकंड मैं वापस से बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा वापस से एक्टिव, तो ये देखिए ब्लिंकिट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा RGB 248200370, तो इस कलर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारे क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, एंड इसमें यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है? तो ये यूज़ है अगर आपको किस वेबसाइट में, सिर्फ ये नहीं, अगर आपको दूसरे किसी प्रोजेक्ट्स में भी किसी वेबसाइट का आप क्लोन कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, तो आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है? और अब दूसरे एक्सटेंशन को हम देख लेते हैं, वो है वॉट फॉन्ट। तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम। आप सिर्फ इस पे क्लिक कर दीजिए, तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होगा आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एग्जिट वॉट फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, यानी कि वो एक्टिव हो चुका है। अब अगर यहाँ पे जो डिलीवरी इन 8 मिनट्स लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फॉन्ट फैमिली ओकरा, जो आई थिंक ये कोई पेड फॉन्ट होगा, बिकॉज़ आई हैव नॉट यूज्ड दिस फॉन्ट, ठीक है? तो ये ओकरा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, इसका फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट है 18 पिक्सल, इसका कलर है ये ब्लैक, तो यहाँ पे आपको कलर भी मिलता है, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये जो लॉगिन है, यहाँ पे कौन-सा फॉन्ट यूज़ हुआ है वो देखना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ भी ओकरा रेगुलर यूज़ हुआ है, इसका फॉन्ट साइज़ है 18, फॉन्ट वेट है 400, ठीक है? तो इस टाइप से इस तरीके से आप सारे फॉन्ट्स का जो भी साइज़ है, उसकी फैमिली है, वो आप गेट कर सकते हैं, ठीक है? इन 2 एक्सटेंशंस के थ्रू, तो ये बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन होने वाला है, ठीक है? तो अभी मैं इन्हें क्लोज़ कर लेता हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमने अपना फेव आइकन और जो टाइटल है वो लिख लिया है, तो हमारे प्रोजेक्ट में हम उस ओकरा फॉन्ट को ऐड कर लेते हैं पहले। तो मैं जाऊँगा गूगल फॉन्ट्स पे, गूगल फॉन्ट्स, और वहाँ पे चेक करते हैं कि ओकरा अवेलेबल है कि नहीं फ्रीली। आई डोंट थिंक कि वो अवेलेबल होगा फ्रीली। ओकरा, ओके, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम उसी के जैसा कोई दूसरा फॉन्ट कर लेते हैं डाउनलोड। तो अच्छा देखते हैं कि कैसे होगा वो। तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट्स सिमिलर टू ओकरा। तो अच्छा, ओकरा के रिलेटेड फॉन्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो अच्छा अच्छा, ये सारे फॉन्ट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये देखिए ये पेड फॉन्ट है, ठीक है? ओकरा फॉन्ट $18 का है, तो कोई नहीं, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और आई थिंक हमें इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है? ओपन सेंस का। तो इस पे आप क्लिक कीजिए और आपको ये फॉन्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे गेट फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और एम्बेड कोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मेक श्योर कि आपको लिंक का यूज़ करना है। इम्पोर्ट का यूज़ आप कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, ठीक है? तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे आके इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है? कंट्रोल-V, तो उससे क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो ये फॉन्ट फैमिली है, यहाँ से नीचे इसका ये पूरा CSS कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा style.css है, यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे कि रीसेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसका यूज़ करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे 0 कर लेंगे, पैडिंग को 0 कर लेंगे और बॉक्स साइज़िंग हम रखेंगे बॉर्डर बॉक्स, और जो हमने फ़ॉन्ट को अभी कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? एंड लेट्स चेक कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ और वहाँ पे lorem 9 प्रिंट करवाता हूँ और देखिए, अभी हमने लिंक नहीं किया है इसे, ठीक है ना? अभी लिंक नहीं किया है, तो
देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा फ़ॉन्ट आता है हमारे पास एंड इफ़ हमने जो अभी फ़ॉन्ट इम्पोर्ट किया, उसका यूज़ करना है तो आपको पहले उस सीएसएस को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो हमारा सीएसएस है वो सीएसएस फ़ोल्डर के अंदर है ना, तो सीएसएस पे क्लिक कीजिए और हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस ठीक है, ऐड करते हैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया, यानी कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब अब एक और चीज़ है, देखिए हमारा फ़ॉन्ट लग चुका है, ठीक है। और फ़ॉन्ट लग चुका है और जावास्क्रिप्ट का तो अभी हमें कुछ यूज़ नहीं है, इमेजेस है हमारे पास। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए ये जो हमारे पास वेबसाइट है ऑफ़िशियल, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आइकन्स यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये आइकन है, ये ड्रॉप, ये डाउन का आइकन, ये सर्च का आइकन और यहाँ पे आपको ये राइट साइड का आइकन दिख रहा होगा, फिर से आपको यहाँ पे ये फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टा का आइकन दिख रहा होगा, तो ये सब आइकन्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे उन आइकन्स के लिए। आप गूगल फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आइकन्स मिलते हैं, बट आई प्रेफर पर्सनली फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है? तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स ओपन फॉन्ट ऑसम जहाँ पे हमें अलग-अलग फॉन्ट्स मिलते हैं, ठीक है? सबसे पहले उसकी सीडीएन को हमें लिंक करना ज़रूरी है, तो आप सर्च कीजिए फॉन्ट ऑसम सीडीएन और यहाँ पे जाइए और इससे आपको कॉपी लिंक टैग उसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जस्ट अपने सीएसएस के नीचे उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है? ऐड हो गया और अब हम वापस जाएँगे यहाँ पे और अब जाएँगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे और चेक करते हैं कि हमारे फॉन्ट्स वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक कीजिए और अच्छा पहले सर्च कर लेते हैं कुछ, ठीक है? फ्री वाले। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अच्छा ये जो थम्स अप का है, मैं इसे ही चेक करता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे जाइए H1 के नीचे मैंने उसे पेस्ट कर लिया एंड लेट्स चेक कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो इसे प्रीव्यू करते हैं, गो लाइव, देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पे आ चुका है। इफ अगर मैं फ़ॉन्ट ऑसम की सीडीएन का यूज़ नहीं करता तो देखिए क्या होता है, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए वो गायब हो गया। तो इसलिए सीडीएन को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए अब ये बॉडी में जो भी चीज़ें थी पहले से उसे खाली कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट एकदम रेडी है कोड करने के लिए। यहाँ पे ब्लिंकिट का टाइटल है, उसका फैब आइकन है, हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम है। हमने गूगल जो फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं उसे ऐड कर दिया, हमने फॉन्ट ऑसम को भी ऐड कर दिया है। अभी मीडिया को हटा देते हैं और चलिए यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ सीएसएस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि एससीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। तो एससीएसएस में क्या होता है, आप नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? सीएसएस में क्लासेस के अंदर आप दूसरे क्लासेस की नेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले आप क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेबसाइट है, तो यहाँ पे कुछ-कुछ इमेजेस कुछ-कुछ जो कलर्स हैं, वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ये ब्लिंकिट में आईटी ये जो कलर है, वो इस कलर के ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है? वैसे ही ये जो सी ऑल का कलर है, ये भी सिमिलर है, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट में जो आइकन्स है, इनका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा लाइट है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीएसएस में वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। आई नो आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि सीएसएस में वेरिएबल्स कहाँ से आ गए? बट डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, आप रूट लिखिए ये सिंबल लगा के और सेमी कॉलन के अंदर ये अपना पैरेंथेसिस के अंदर अब मान लीजिए मुझे ये जो ब्लिंकिट का इमेज है, ठीक है? ये इमेज तो मैं इसे पहले गेट कर लेता हूँ इस इमेज को, कलर पिकर और इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूँगा उसका लोगो लोगो कलर, ठीक है? लोगो कलर और यहाँ पे मैं उस कलर को ऐड कर दूँगा, ठीक? ओके, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे जो आईटी में इमेज कलर यूज़ हो रहा है, उसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी और यहाँ पे सेम लिख लेते हैं लोगो कलर टू, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे कलर्स को कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ आपको कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, वो सबका यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो कार्ट वाले में जो कलर यूज़ हो रहा है, उसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ट और यहाँ पे उस कलर को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? वेरी गुड। और आई थिंक एक और जो कलर है वो बार-बार यूज़ हो रहा है, जो कि है यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो सी ऑल है ना, सी ऑल का कलर, इसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और इससे हाँ, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं उसका नाम ही रख देता हूँ उस वेरिएबल का सी ऑल, ठीक है? और यहाँ पे उसे ऐड कर देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? और उसके बाद एक लास्ट कलर है आई थिंक, हाँ, यहाँ पे जो नैव बार्स हैं, ये जो नैव लिंक्स हैं, इनमें कौन सा कलर यूज़ हुआ है उसे भी हम देख लेते हैं। तो कलर पिकर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ हुआ है, यहाँ पे जहाँ साइड में, हाँ, कॉपी किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नैव लिंक्स और यहाँ पे उस कलर को ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब ये मैंने क्या किया है और मैंने इसका यूज़ क्यों किया है? वैसे तो हम चाहें तो यहाँ पे इसका यूज़ ना करें तो भी चलेगा, बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का क्लोन कर रहे हैं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे जो कुछ कलर्स है वो बार-बार यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो आप उसे बार-बार कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बना देते हैं। अब इफ सपोज़ मैंने यहाँ पे जो मेरा एचटीएमएल है, यहाँ पे मैंने h1 टैग दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा lorem 7, ओके? तो इसे मैं थोड़ा साइड में प्रीव्यू कर लेता हूँ, शो प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कलर बहुत बार यूज़ हो रहा होगा कहीं पे, तो देखिए अब इस वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे h1 है,
H1 में हमें मान लीजिए इस टेक्स्ट में मुझे ये जो लोगो कार्ड वाला कलर है इसका यूज़ करना है, तो इसका मैं यूज़ कैसे करूँगा? आप सिंपल लिखिए कलर, उसके बाद आप लिखिए VAR, आपको ऑप्शन ही आ जाएगा, उस पे आप क्लिक कीजिए और आपने जितने भी यहाँ पे रूट्स बनाए थे वो कलर्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो मुझे लोगो कलर चाहिए तो मैं उस पे क्लिक करूँगा, कलर चेंज, ठीक है? तो इस तरीके से हम आगे धीरे-धीरे यूज़ करेंगे, आप समझ जाएँगे, ठीक है? सो डोंट वरी, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, इसे रिमूव कर लेते हैं और इस प्रीव्यू को भी अभी कैंसल कर लेते हैं। तो देखिए अ, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अ, देखिए अब बॉडी के अंदर हमें इस वेबसाइट में सिमेंटिक लेआउट्स का यूज़ करना है। सिमेंटिक लेआउट्स क्या होते हैं? कुछ जो हमारे वेबसाइट होते हैं, हमें उन्हें कुछ टैग्स में डिवाइड करके रखना चाहिए ताकि वो एसईओ फ्रेंडली हो। एसईओ यानी कि क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब उसका मतलब ये होता है, अब देखिए मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है? बहुत सारे डेवलपर्स हैं मार्केट में, सारे डेवलपर्स कोड लिखेंगे। अब किसका कोड अच्छा है, किसका कोड खराब है, किसका कोड मीडियम है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? मान लीजिए आपने सर्च किया गूगल पे कोई भी XYZ वेबसाइट का नाम, तो उस नाम से तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है? तो जो टॉप पे रैंक कर रही है, उसका मतलब ये है कि वो उसका एसईओ बहुत हाई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ हाई कैसे होता है? तो उसके लिए हमें कुछ कोडिंग में डेवलपमेंट में कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिससे जो हमारा वेबसाइट होता है वो एसईओ फ्रेंडली होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम 3 टैग्स लेंगे यहाँ पे, जैसे पहला पहला लेंगे हम हेडर, ठीक है? हेडर पार्ट में हम अपना जो नैव बार है वो सब लिखते हैं, सेकंड में हम लेंगे मेन और थर्ड में हम लेंगे फुटर। बस अब हमें इन तीनों टैग्स के अंदर ही अपना सारा गेम करना है, सारा गेम खेलना है, ठीक है? ओके, अब एसईओ कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए। अब जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका मुझे चेक करना है कि परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, तो मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक मोर टैब्स का ऑप्शन दिखेगा और आपको यहाँ पे लाइट हाउस दिखेगा। और अगर मैं डेस्कटॉप के लिए पेज को एनालाइज करता हूँ, उसका परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हर चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, देखिए यहाँ पे चेक हो रहा है। वेट अ मिनट, हो रहा है। ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लिंकिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस स्कोर उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई नो, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी लैग कर रही है, थोड़ी मतलब आई थिंक थोड़ी सी स्लो है वेबसाइट, है ना? और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी ओके ओके कमी है। और देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इस वेबसाइट को जिसने भी बनाया, अब देखिए इस वेबसाइट में सिर्फ ये एक ही पेज नहीं है, काफ़ी सारे पेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अ, मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसके अंदर पेज ही पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है ना? तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक है, काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे देखिए एसईओ 92, एसईओ 92 है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा है। अब अगर मान लीजिए कल को कोई दूसरी मार्केट में वेबसाइट आती है ब्लिंकिट्स करके, लास्ट में उसमें एस है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम नेम है। तो अगर एसईओ ज़्यादा होगा ब्लिंकिट्स वाली वेबसाइट का, तो वो टॉप पे आएगी, ये उसके नीचे आएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस है एसईओ का, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है वेबसाइट्स में, है ना? बहुत ही ज़रूरी होता है वेबसाइट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना। देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया, ये जो एसईओ टैग्स है वो उन सबको लिख लिया, हमारा जो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ करने वाले उसे लिंक कर लिया, गूगल फॉन्ट्स को ऐड कर दिया, हमारे सारे इमेजेस और फ़ोल्डर्स हमने बना दिए, फिर से सीएसएस के अंदर ये वेरिएबल्स का यूज़ किया, ईच एंड एवरीथिंग हमने कर लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव बार है, ये जो नैव बार है यहाँ पे इस वेबसाइट का, उसे हम क्रिएट करेंगे और उसे रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।